in this video we will discuss the unit 3 of operating system, that is CPU शेड्यूलिंग। ये एक वन शॉट वीडियो होने वाला है। इसमें अपन यूनिट 3 में जितनी भी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे और यूनिट 3 के जो CPU शेड्यूलिंग की टेक्निक्स है, जैसे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, राउंड रॉबिन और जो अपनी पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम है FCFS और LRU, उन पे बेस्ड जो क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में वो अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसमें अपना फर्स्ट टॉपिक है प्रोसेस। एग्जाम में प्रोसेस आता है और एक इसमें टॉपिक है थ्रेड। तो प्रोसेस जो आता है वो थ्रेड के साथ डिफरेंस में भी आता है और एक अपना है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, तो उसके साथ भी प्रोसेस आता है और एक अलग से क्वेश्चन आता है प्रोसेस एंड इट्स कंपोनेंट। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो प्रोसेस इज़ अ प्रोग्राम एंड एग्जीक्यूशन। जब अपन कोई इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करते हैं, मतलब इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं, तो जो प्रोग्राम लिखते हैं उस प्रोग्राम की प्रोसेस वही होती है अपनी प्रोसेस। प्रोसेस इज़ अ प्रोग्राम एंड एग्जीक्यूशन। देन इट इज़ एन एक्टिव एंटिटी दैट कैरीज आउट द इंस्ट्रक्शन ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम। ये एक एक्टिव एंटिटी होती है, मतलब रन टाइम एंटिटी होती है प्रोसेस, जो कंप्यूटर प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस को कैरी करती है। विच रिप्रेजेंट द बेसिक यूनिट ऑफ वर्क टू बी इम्प्लीमेंटेड इन द सिस्टम। किसी भी सिस्टम में इम्प्लीमेंट होने वाले वर्क की बेसिक यूनिट होती है अपनी क्या, प्रोसेस। अब देखेंगे अपन लोग कंपोनेंट्स ऑफ प्रोसेस। तो कंपोनेंट्स ऑफ प्रोसेस में फर्स्ट हो गया अपना प्रोग्राम कोड और टेक्स्ट। दिस कंटेन द एक्चुअल इंस्ट्रक्शन। जो अपना प्रोग्राम कोड होता है वो एक्चुअल इंस्ट्रक्शन कंटेन करता है। जैसे कि कोई भी प्रोग्राम लिखा गया C++ या पाइथन में, तो वो अपना एक्चुअल इंस्ट्रक्शन होगा जिसके बेसिस पे अपना ऑपरेशन एग्जीक्यूट होगा। दैट CPU विल एग्जीक्यूट, और उसको एग्जीक्यूट कौन करेगा, अपना सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट प्रोसेसर। दिस इज द रीड ओनली पार्ट ऑफ द प्रोसेस, और ये प्रोसेस का ऐसा पार्ट होगा जिसको अपन सिर्फ रीड कर पाएंगे। अब देखेंगे डाटा। So data is also the component of the process, that is this section hold the data that the process will use during its execution। ये एक ऐसी चीज़ है जिस मतलब एक ऐसा डाटा है जिसको प्रोसेस अपने एग्जीक्यूशन के टाइम पे यूज़ करेगी डाटा के लिए। देन सच आ वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट। अब डाटा क्या होगा, या फिर किसी भी प्रोग्राम या कोड में वेरिएबल्स होंगे या फिर कॉन्स्टेंट्स होंगे। देन अपना थर्ड कंपोनेंट है वो है स्टैक। स्टैक बेसिकली डाटा को स्टोर करने के लिए होता है, ये लीफो फॉलो करता है। देन द स्टैक इज़ अ मेमोरी एरिया यूज्ड फॉर टेम्पररी डाटा स्टोरेज। ये एक मेमोरी एरिया है, मतलब एक कंटेनर टाइप है जिसमें डाटा स्टोर कर सकते हैं अपन प्रोसेस का। देन इट स्टोर फंक्शंस, पैरामीटर, रिटर्न एड्रेस एंड लोकल वेरिएबल। अब स्टैक कौन सा टेम्पररी डाटा स्टोर करता है, ये करता है फंक्शंस पैरामीटर्स, फंक्शंस के पैरामीटर्स को, रिटर्न एड्रेस को एंड लोकल वेरिएबल्स को। अब अपना फोर्थ कॉम्पोनेंट है दैट इज हीप। तो हीप बेसिकली यूज्ड फॉर डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। जो हीप है वो यूज्ड होता है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के लिए। इट स्टोर डाटा स्ट्रक्चर वो साइजेज आर अननोन एंड कंपाइल टाइम। हीप ऐसे डाटा को स्टोर करता है अपने अंदर जो अननोन रहते हैं कंपाइल टाइम पे। जब अपन किसी भी कोड को एग्जीक्यूट करते हैं तो पहले उसे कंपाइल टाइम पे चेक करेंगे, तो जब वो ऐसा डाटा जो कंपाइल टाइम पे अननोन रहेगा उसे हीप कंटेन करता है। अब अपना फिफ्थ इसका कंपोनेंट है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। जो PCB है ये अपन को और आगे डिटेल में पढ़ना है क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में आया है और इसका डायग्राम भी एग्जाम में आया है। तो चलिए देखते हैं। द PCB द प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक इज अ डाटा स्ट्रक्चर मेंटेन्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर ईच प्रोसेस। जो अपना PCB होता है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, ये एक डाटा स्ट्रक्चर की तरह होता है और ये मेंटेन करता है ऑपरेटिंग सिस्टम की सारी ओवरऑल प्रोसेस के लिए। इट होल्ड्स ऑल द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन टू मैनेज एंड कंट्रोल द प्रोसेस इफेक्टिवली। जो अपना PCB होता है मैनेज करता है ओवरऑल इन्फॉर्मेशन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड उसकी सारी प्रोसेस को कंट्रोल करता है एफिशिएंटली। अब अपना PCB के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं तो उनको देखते हैं। इट इंक्लूड प्रोवाइड आईडी। प्रोवाइड आईडी इंक्लूड करता है करेंट स्टेट, प्रोग्राम काउंटर, रजिस्टर वैल्यूज, इनपुट आउटपुट स्टेटस एंड शेड्यूलिंग इन्फॉर्मेशन। अपन इनको बहुत डीप में आगे पढ़ेंगे। देन अपना क्वेश्चन है व्हाट इज PCB, वेयर इट इज यूज्ड एंड व्हाट आर इट्स कंटेंट। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज PCB एंड इट्स डायग्राम, और वेयर इट इज़ यूज्ड कहाँ पे होता है, व्हाट आर इट्स कंटेंट, और इसका कंटेंट क्या है। तो PCB मतलब प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, इसके नेम से ही समझ में आ रहा है एक ऐसा ब्लॉक जो प्रोसेस को कंट्रोल करता है। अपन देखेंगे ईच प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड इन द ऑपरेटिंग सिस्टम बाय अ प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक।
जो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में जितने भी प्रोसेस अपन लोग परफॉर्म करते हैं, प्रोग्राम परफॉर्म करते हैं, वो सारी रिप्रेजेंट काय में होती है अपने पीसीबी में। और आर टास्क कंट्रोल ब्लॉक, अपन पीसीबी को क्या बोल सकते हैं, टास्क कंट्रोल ब्लॉक। अब देखते हैं, पीसीबी इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग द कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोसेस। जो पीसीबी है इसमें अपन बहुत सारी बहुत नंबर ऑफ इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं रिगार्डिंग प्रोसेसेस। देन एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द डाटा स्ट्रक्चर। और अपन पीसीबी को क्या बोल सकते हैं, डाटा स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। विच स्टोर द इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोसेस, जो स्टोर करती है प्रोसेस अबाउट द जो इसमें स्टोर होती है इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोसेस। अब देखेंगे, द इन्फॉर्मेशन ऑफ द प्रोसेस इज यूज बाय द सीपीयू एट द रन टाइम। इसमें जो इन्फॉर्मेशन यूज होंगी वो रन टाइम में यूज होंगी अपने सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में। अब इसका नेक्स्ट पार्ट था कंटेंट ऑफ अ पीसीबी। कंटेंट क्या है पीसीबी के, तो उनको देखते हैं। इसका फर्स्ट कंटेंट है प्रोसेस आईडी। प्रोसेस की आईडी क्या है, तो यूनिक आइडेंटिफायर फॉर ईच प्रोसेस, मतलब हर प्रोसेस के लिए एक यूनिक आइडेंटिटी असाइन की गई है, उसी को बोलेंगे अपन लोग प्रोसेस आईडी। देन प्रोसेस स्टेट, प्रोसेस की स्टेट क्या है, इंडिकेट द करेंट स्टेटस ऑफ द प्रोसेस। ये इंडिकेट करता है अपने प्रोसेस का करंट स्टेटस क्या है, वो करंट कंडीशन में कैसी है, जैसे कि या फिर वो रनिंग कंडीशन में, या फिर वेटिंग कंडीशन में, या फिर एग्जीक्यूट होने के लिए रेडी है। तो यही बताता है अपना प्रोसेस स्टेट। अब देखेंगे अपन लोग प्रोग्राम काउंटर। तो इट स्पेसिफाई द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड फॉर दिस प्रोसेस। तो मतलब प्रोग्राम काउंटर का तो अपन को पता ही है कि ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो परफॉर्म होने वाला होता है उसके एड्रेस को स्पेसिफाई करता है, डिक्लेयर करता है। तो वही है अपना प्रोग्राम काउंटर। देन अपना फोर्थ कॉम्पोनेंट है पीसीबी का, दैट इज सीपीयू रजिस्टर। तो स्टोर द वैल्यू ऑफ द सीपीयू रजिस्टर व्हेन द प्रोसेस इज नॉट रनिंग। ये वो वैल्यू स्टोर करता है प्रोसेस की जब अपनी प्रोसेस रनिंग स्टेट में नहीं होती है। देन है अपना फिफ्थ सीपीयू शेड्यूलिंग इन्फॉर्मेशन। तो ये क्या होती है, डाटा यूज्ड बाय द शेड्यूलर फॉर डिसाइडिंग विच प्रोसेस टू रन नेक्स्ट। इसमें वो वाला डाटा डिफाइन करता है शेड्यूलर, मतलब जो प्रोसेस अपनी नेक्स्ट परफॉर्म होगी वो कौन डिसाइड करेगा, अपना सीपीयू शेड्यूलिंग इन्फॉर्मेशन। मतलब एक टाइम पे कोई एक प्रोसेस या एक प्रोग्राम कंप्यूटर में परफॉर्म होगा, तो एक प्रोसेस के बाद जो दूसरी प्रोसेस परफॉर्म होगी, एग्जीक्यूट होगी, वो डिसाइड करेगा अपना सीपीयू शेड्यूलर। Then memory management information. It include the information such as the value of the base and limit register. तो memory management information है, ये वैल्यू को डिफाइन करता है, इंक्लूड करता है कौन सी वैल्यू को, बेस और लिमिट रजिस्टर की। अपना सेवेंथ कॉम्पोनेंट है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो ये क्या है, इट इंक्लूड द अमाउंट ऑफ सीपीयू एंड रियल टाइम यूज्ड, टाइम लिमिट, अकाउंट नंबर, जॉब्स एंड सो ऑन। तो ये बेसिकली बताता है कि अमाउंट कितना सीपीयू अपना यूज़ हुआ है रियल टाइम में, लिमिट टाइम में, अकाउंट नंबर में, और जॉब्स, नंबर ऑफ जॉब्स एंड सो ऑन। नंबर ऑफ जॉब्स मतलब कितने टास्क उससे परफॉर्म हुए हैं, जॉब्स का मतलब होता है कंप्यूटर में टास्क। अब देखेंगे इनपुट आउटपुट इंटरफेस, ये है इसका एट्थ कॉम्पोनेंट। तो इसको देखते हैं। दिस इंक्लूड द लिस्ट ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एलोकेटेड टू दिस प्रोसेस। ये इनपुट आउटपुट इंटरफेस ये बताता है पीसीबी में कि कितने डिवाइसेस, कितने एक्सटर्नल डिवाइसेस और इनपुट डिवाइसेस अपने प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए एलोकेट किए गए हैं, यूज़ हुए हैं। अब अपन लोग देखेंगे पीसीबी का ब्लॉक डायग्राम। तो इसमें बेसिकली जो अपन ने टर्म्स पढ़े बस वही टर्म्स हैं, पॉइंटर, प्रोसेस स्टेट, प्रोसेस नंबर, प्रोग्राम काउंटर, सीपीयू रजिस्टर, मेमोरी लिमिट एंड लिस्ट ऑफ ओपन फाइल। तो ये है पीसीबी का ब्लॉक डायग्राम। अब अपना नेक्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्या है वो, प्रोसेस स्टेट। के प्रोसेस की करंट में स्टेट क्या है ये बताएगा अपन को प्रोसेस स्टेट। द प्रोसेस स्टेट डायग्राम इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब प्रोसेस स्टेट में अपन लोग एक डायग्राम बनाएंगे और वो डायग्राम रिप्रेजेंट करेगा अपनी प्रोसेस की करंट स्टेट। दैट शो द डिफरेंट स्टेट अ प्रोसेस गोज थ्रू। ये वो वाले स्टेट्स बताएगा जिसमें से अपनी प्रोसेस गोज थ्रू मतलब गुजरी है परफॉर्म करने के लिए। देन ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम, मतलब कोई प्रोसेस की एक लाइफ टाइम है कि वो या इस टाइम से लेके इस टाइम तक एग्जीक्यूट होगी, तो वो उसकी क्या हो गई, लाइफ टाइम। तो इस लाइफ टाइम पे वो कितने स्टेट मतलब कितने स्टेट से गुजरी है कि इस स्टेट पे उसको एग्जीक्यूट करना पड़ रहा है, तो वो पूरा कौन बताएगा, अपना प्रोसेस स्टेट। एंड वेरियस इवेंट कैन कॉज अ प्रोसेस टू चेंज स्टेट। और ऐसे कौन कौन से इवेंट उस प्रोसेस में हुए हैं कि जिस इवेंट को होने की वजह से वो अपनी प्रोसेस चेंज हुई है। अपन आगे देखेंगे। अ प्रोसेस में बी इन वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। अब ये है अपना प्रोसेस स्टेट का डायग्राम। इसमें कौन कौन से टर्म्स हैं, न्यू, रेडी, वेटिंग, रनिंग एंड टर्मिनेटेड। तो अपन इनको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे अब।
तो बेसिकली ये वो पॉइंट्स है जहाँ से अपनी प्रोसेस चेंज होती है। जैसे वो न्यू से स्टार्ट हुई रेडी पे, देन रेडी से वो रनिंग पे गई, तो यहाँ से उसके पास ऑप्शंस हैं टर्मिनेट होने का, फिर से रेडी पे जाने का, देन वेट करने का। तो ये वो स्टेट्स हैं जिस पे अपनी प्रोसेस चेंज हो सकती है। अब अपन लोग इस डायग्राम को विद दी रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझेंगे। तो जैसे न्यू में अपन मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, उसने क्लास को ज्वाइन किया, तो न्यू में अभी उसने नई नई क्लास को ज्वाइन किया, तो वो सिर्फ अपनी क्लास को ज्वाइन करके बैठा है। देन रेडी में मान लीजिए वेटिंग टू आंसर, वो टीचर से एक्सपेक्ट करता है कि टीचर उसे कुछ बोलेंगे या फिर वो टीचर को कुछ बोलेगा, ठीक है, मतलब वो रेडी है अपना अभी करंट में कि वो क्या बोलेगा। देन रनिंग में क्या होगा, टीचर गिव अ चांस टू स्पीक, अब वो आंसर देने के लिए रेडी है, लेकिन आंसर कब देगा, जब टीचर उससे पूछेगा, चांस देगा उसको स्पीक बोलने का। देन उसने रनिंग में चांस दे दिया। देन वेटिंग में क्या होगा, वेटिंग टू चेक अ बुक, अब टीचर ने उससे बोल दिया कि इस चीज़ का आंसर दो, उसको नहीं पता, तो वेटिंग में चला जाएगा। देन वेटिंग में जाने के बाद वो बुक को चेक करेगा अपनी, ठीक है, वेटिंग स्टेट में। देन वेटिंग के बाद अगर उसको वेटिंग करना है तो ठीक है, लेकिन अगर उसको टर्मिनेट होना है, स्टूडेंट फिनिश एंड एग्जिट एंड लीव, अगर टीचर ने उससे जो आंसर पूछा उसने वो आंसर दे दिया, तो अपनी प्रोसेस क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। तो प्रोसेस स्टेट डायग्राम अपन को ये शो करता है कि वो रेडी से रनिंग पे आया, तो रनिंग से वो टर्मिनेट हो सकता है, देन वेटिंग स्टेट पे जा सकता है, देन रेडी पे भी जा सकता है। तो यही है अपना प्रोसेस स्टेट डायग्राम। अब अपना नेक्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है CPU शेड्यूलिंग। तो इसको देखते हैं। व्हेन मल्टीपल प्रोसेसेस आर इन रेडी स्टेट, जब बहुत सारी प्रोसेसेस रेडी स्टेट में होती हैं एंड वेटिंग टू बी एग्जीक्यूटेड, और वेट करती हैं एग्जीक्यूट होने के लिए, द CPU शेड्यूलर डिसाइड विच प्रोसेस शुड रन नेक्स्ट। तो इस कंडीशन में CPU शेड्यूलर डिसाइड करता है कौन सी प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट होगी, कौन सी प्रोसेस उस प्रोसेस के बाद एग्जीक्यूट होगी और कौन सी उसके बाद एग्जीक्यूट होगी। तो ये शेड्यूल कौन करता है, अपना CPU शेड्यूलिंग, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट शेड्यूलिंग। अपन देखेंगे व्हाई इज नीडेड, कि अपन को CPU शेड्यूलिंग की बेसिक नीड क्या है। बिकॉज वन CPU कैन यूज द CPU एट अ टाइम इन मोस्ट सिस्टम, मतलब बहुत सारे सिस्टम्स ऐसे हैं अभी भी कि एक टाइम पे सिर्फ एक प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी, तो इसीलिए अपन को CPU शेड्यूलिंग की नीड है। अगर एक टाइम पे दो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो ही नहीं सकती, अगर हुई तो अपना सिस्टम करप्ट हो जाएगा। एंड अदर मस्ट वेट, अगर एक टाइम पे एक प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी तो दूसरी प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। द ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट चूज फेयरली एंड एफिशिएंटली वो रन नेक्स्ट। तो इस कंडीशन में जो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको फेयरली चूज करना पड़ेगा कि उस प्रोसेस के बाद नेक्स्ट प्रोसेस कौन सी एग्जीक्यूट होगी एफिशिएंटली, मतलब अच्छे से कौन सी प्रोसेस को एग्जीक्यूट होना चाहिए। अब अपन देखेंगे टाइप्स ऑफ CPU शेड्यूलिंग। तो जो टाइप्स ऑफ CPU शेड्यूलिंग है ये बेसिकली 2 टाइप्स के हैं, ये बस आप देख लीजिए, एग्जाम में ये नहीं आए। तो ये फर्स्ट है प्रिमिटिव एंड सेकंड है नॉन प्रिमिटिव। तो ये है इसके टाइप्स। अब अपन को देखना है CPU शेड्यूलिंग के लेवल्स। तो CPU शेड्यूलिंग के बेसिकली 3 लेवल्स होते हैं। फर्स्ट इज शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, देन मीडियम टर्म शेड्यूलर, देन लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। तो अपन इनको भी वन बाय वन देखेंगे क्योंकि ये तीनों भी एग्जाम में रिसेंटली आए हैं। तो देखते हैं शॉर्ट टर्म शेड्यूलर ऑल्सो नोन है CPU शेड्यूलर। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर को अपन लोग CPU शेड्यूलर भी बोलते हैं। इट इज़ क्रूशियल कॉम्पोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है। देन it select which process from the ready queue will be allocated the CPU and allowed to execute it। और जितनी भी प्रोसेस होती हैं वो पहले अपनी क्यू में रहती हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, देन वो वहाँ से एलोकेट होती हैं। तो जो अपना शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है ये डिसाइड करेगा कि फर्स्ट अपनी प्रोसेस कौन सी एग्जीक्यूट होगी, CPU किस प्रोसेस को पहले अलाउ करेगा। और अपन देखेंगे इसकी वर्किंग कि हाउ इट्स वर्क। तो मैनी प्रोसेसेस आर इन द रेडी क्यू वेटिंग टू रन, मतलब अपने क्यू में जो क्यू से अपन प्रोसेस लेते हैं एग्जीक्यूट करने के लिए CPU, तो क्यू में बहुत सारी प्रोसेस रेडी होती हैं एग्जीक्यूट होने के लिए, वेटिंग टू रन होने के लिए। देन शॉर्ट टर्म शेड्यूलर पिक्स वन, लेकिन एक टाइम पे एक प्रोसेस होगी तो जो सबसे फेयर जो होगा, फेयर तरीका प्रोसेस को सिलेक्ट करने का, तो CPU शॉर्ट टर्म शेड्यूलर उसमें से किसी एक प्रोसेस को पिक करेगा। देन दैट प्रोसेस गोज टू द रनिंग स्टेट यूज द CPU। देन वो प्रोसेस वहाँ से जो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर पिक करेगा क्यू में से, देन वो प्रोसेस जाएगी रनिंग स्टेट में रन होने के लिए और विद द हेल्प ऑफ CPU, और उसे CPU यूज़ करेगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देन इफ इट इज़ डन और पॉज्ड द शेड्यूलर पिक द नेक्स्ट वन। अब उसने जो प्रोसेस पिक की, अगर उसमें कुछ एरर आता है, वो पॉज हो जाती है, वो रन नहीं होती है, तो उसकी जगह पे जो अपना शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है वो दूसरी प्रोसेस के लिए पिक करेगा।
मतलब अगर वो प्रोसेस जो उसने पहले पिक की अगर वो एग्जीक्यूट हो जाती है तो ठीक है, वरना और पॉज द शेड्यूलर, मतलब वो शेड्यूलर को पॉज करेगा और नेक्स्ट प्रोसेस को पिक करेगा। अपन देखेंगे इट यूज्ड वेरियस शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। तो जो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है बहुत सारी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम को फॉलो करता है। वो कौन कौन सी यूज़ करता है? FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, राउंड रॉबिन एंड SGF। अपन इन तीनों पे क्वेश्चंस देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो पे, क्योंकि इन तीनों पे क्वेश्चंस आए हैं अपने प्रीवियस ईयर में। टू मेक देयर डिसीजंस, वो मतलब इन 3 एल्गोरिदम को यूज़ करता है डिसीजन लेने के लिए कि कौन सी प्रोसेस किस वे में पहले एग्जीक्यूट होगी। इट इंश्योर efficient and effective CPU यूटिलाइजेशन। तो विद द हेल्प ऑफ दिस वो डिसाइड करता है कौन सा एफिशिएंट और इफेक्टिव CPU यूटिलाइज अपन लोग कैसे कर सकते हैं। देन अपना CPU शेड्यूलिंग का नेक्स्ट लेवल है दैट इज़ मीडियम टर्म शेड्यूलर। तो इसे भी देखेंगे। द मीडियम टर्म शेड्यूलर इज़ लाइक अ पॉज रिज्यूम मैनेजर। अब आप समझिए जैसे किसी भी CPU में बहुत सारी प्रोसेस रन होनी है, लेकिन जब बहुत सारी प्रोसेस रन होंगी तो जो पीछे भी कुछ प्रोसेस होंगी तो CPU को तो टाइम लगेगा ना उसे रन करने के लिए। तो मीडियम टर्म शेड्यूलर क्या करता है, जो पीछे अपनी प्रोसेस हैं जिनको एग्जीक्यूट होना है, रन होना है, तो उनको उस टाइम पे पॉज कर देगा। देन जब वो आगे आएंगी तो उनको रिज्यूम कर देगा और फिर मैनेजर उसे फिर से रन कर देगा, मतलब रिज्यूम मैनेजर। तो उन प्रोसेस को पहले उसने पॉज किया तो वो रुक गई, देन जब आगे की प्रोसेसेस अपनी एग्जीक्यूट हो गई तो उसे रन कर देगा, या फिर उनकी नीड ही नहीं पड़ेगी रन करने की। तो अब देखेंगे द मीडियम टर्म शेड्यूलर इज़ लाइक पॉज, ये पॉज की तरह है या फिर रिज्यूम मैनेजर की तरह है। रिज्यूम करके मैनेज करेगा प्रोसेसेस के लिए। देन इट कैन टेम्पररी रिमूव अ प्रोसेस फ्रॉम अ मेमोरी। अपनी मेमोरी में जब बहुत सारी प्रोसेसेस एग्जीक्यूट होंगी, रन होंगी, तो जो एंड में सब जो प्रोसेस रहेंगी, मतलब इसमें ऐसा नहीं है पीछे वालों के, इसमें सिर्फ उसको रोकेगा जो प्रोसेसेस मतलब CPU शेड्यूलर अपने हिसाब से शेड्यूल करेगा कि उसे किस प्रोसेस को पॉज करना है देन रिज्यूम करना है। तो इट कैन टेम्परली रिमूव अ प्रोसेस फ्रॉम द रैम। तो जो सारी प्रोसेस अपनी कहाँ पर रहती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी में, मेन मेमोरी में, तो वहाँ से ये प्रोसेस को रिज्यूम कर देगा या रिमूव कर देगा टेम्पररी, एंड लेटर ब्रिंग इट बैक। और जब वो अपनी प्रोसेस जो एग्जीक्यूट हो रही थी वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी, देन उसको वापस ब्रिंग करके उसे रन कर देगा। देन इट इज़ कॉल्ड सस्पेंडिंग एंड रिज्यूमिंग अ प्रोसेस। तो इसे अपन और क्या बोल सकते हैं, सस्पेंडिंग एंड रिज्यूमिंग अ प्रोसेस। सस्पेंडिंग क्यों बोलेंगे, अगर नीड ही नहीं पड़ी उन प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने की तो उन्हें सस्पेंड कर देगा। देन अगर उन्हें रन करना पड़ेगा तो उन्हें रिज्यूम कर देगा। देन इट इज बेसिकली हेल्प्स व्हेन रैम इज फुल और 2 मेमोरी प्रोसेस आर रनिंग। तो ये यूज़ कब होता है, जब अपनी रैंडम एक्सेस मेमोरी फुल हो जाती है और बहुत सारी प्रोसेस को रनिंग होना पड़ता है। अब अपन देखेंगे हाउ इट बेसिकली वर्क्स। तो व्हेन रैम इज़ फुल और ओवरलोड, जब अपनी रैम फुल हो जाएगी और ओवरलोड करने लगेगी, देन मीडियम टर्म शेड्यूलर सिलेक्ट अ प्रोसेस दैट इज़ नॉट यूजिंग द CPU। तो मीडियम टर्म शेड्यूलर ऐसी प्रोसेसेस को सिलेक्ट करेगा जो उस करेंट टाइम पे अपने सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को यूज़ नहीं कर रही होगी। सो इट डिसाइड द पॉज और तो मतलब वो डिसाइड करेगा उन प्रोसेस के लिए पॉज कर देगा या फिर उन्हें सस्पेंड कर देगा। 1 और मोर प्रोसेसेस, मतलब बहुत सारी, मतलब एक प्रोसेस को भी कर सकता है, 2 या 2 से ज़्यादा प्रोसेस को भी कर सकता है। तो उन प्रोसेसेस को करेगा जिनकी CPU को नीड नहीं पड़ेगी। देन और सेंड इट टू सेकेंडरी मेमोरी, और उन प्रोसेसेस को कहाँ भेज देगा, सेकेंडरी मेमोरी में। सेकेंडरी मेमोरी मतलब आपकी हार्ड डिस्क हुई, पेन ड्राइव हुई, CD वगैरह। देन अपना थर्ड लेवल है CPU शेड्यूलिंग का, दैट इज़ लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, जो अपन ने मीडियम टर्म शेड्यूलर में प्रोसेसेस को सेकेंडरी मेमोरी में भेजा था, तो ये सेकेंडरी मेमोरी से भी प्रोसेस को ब्रिंग करके फिर मेन मेमोरी में परफॉर्म करवाता है। अब देखेंगे इट मैनेज द ओवरऑल नंबर ऑफ प्रोसेसेस इन द सिस्टम। तो जो अपना लॉन्ग टर्म शेड्यूलर है, मतलब प्रोसेस जितनी भी प्रोसेसेस अपनी एग्जीक्यूट होनी है, रन होनी है, उन सारी प्रोसेसेस को लेगा, किसी को भी पॉज नहीं करेगा और सस्पेंड नहीं करेगा। बाय सिलेक्टिंग विच प्रोसेस फ्रॉम मेमोरी स्टोरेज, अपन ने मीडियम टर्म शेड्यूलर में प्रोसेसेस को कहाँ भेज दिया था, सेकेंडरी मेमोरी में, जैसे हार्ड ड्राइव में। तो ये प्रोसेस को वहाँ से भी ब्रिंग करके लोड करेगा मेन मेमोरी में, टू लोड इनटू मेन मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन। ये लोड करेगा मेन मेमोरी में एग्जीक्यूशन के लिए। अब देखेंगे
The long-term scheduler aims to achieve a balance between CPU-bound processes and input-out processes. तो जो मेन काम होता है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का वो होता है बैलेंस अचीव करना काय काय के बीच में, CPU बाउंड के बीच में और इनपुट बाउंड्स के बीच में. अपन देखेंगे CPU बाउंड और इनपुट बाउंड क्या होता है. तो CPU बाउंड होता है डू लॉट्स ऑफ कैलकुलेशंस, मतलब बैलेंस बना के रखता है कैलकुलेशंस के बीच में, और स्पेंड टाइम डूइंग इनपुट आउटपुट, और इनपुट आउटपुट के लिए कितना टाइम लग रहा है प्रोसेस के लिए, तो उसमें बैलेंस बना के रखेगा अपना लॉन्ग टर्म शेड्यूलर टू ऑप्टिमाइज सिस्टम परफॉर्मेंस, सिस्टम की परफॉर्मेंस जिससे मेंटेन रहेगी. तो बेसिकली यही है अपना लॉन्ग टर्म शेड्यूलर. अब अपन लोग देखेंगे अपना नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज What are the different criteria for evaluating the CPU scheduling algorithm? ये क्वेश्चन 2 से 3 बार एग्जाम में आया है, तो आप प्लीज़ इसको अच्छे से पढ़ के जाना. तो इसका आंसर है, मतलब इसमें CPU शेड्यूलिंग के क्राइटेरियाज है कि कौन से क्राइटेरियाज को मैक्सिमाइज रखना चाहिए किसी भी प्रोसेस में और कौन को मिनिमाइज रखना चाहिए, व्हाट टू मैक्सिमाइज एंड व्हाट टू मिनिमाइज. तो फर्स्ट है इसका थ्रूपुट. थ्रूपुट हमेशा मैक्सिमम होगा तो आपकी प्रोसेस है वो बहुत अच्छी मतलब उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहेगी. CPU का यूटिलाइजेशन होना चाहिए, ऐसी प्रोसेस होनी चाहिए जिसमें CPU का यूटिलाइजेशन हो. देन कौन से ऐसे टर्म्स हैं, कौन से ऐसे कंपोनेंट्स क्राइटेरियाज हैं जिनको मिनिमाइज होना चाहिए, तो वो है वेटिंग टाइम. ऑब्वियसली किसी भी प्रोसेस को वेट करने के लिए वेटिंग टाइम, तो वेटिंग टाइम कम होगा जब तो परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी. टर्न अराउंड टाइम कम होना चाहिए, रिस्पॉन्स टाइम कम होना चाहिए. अब 1 बाय 1 इनको अपन डीप में पढ़ेंगे. अब उसका फर्स्ट क्राइटेरिया है CPU यूटिलाइजेशन, मतलब CPU कितना यूटिलाइज होना चाहिए. दिस मेजर द परसेंटेज ऑफ द टाइम द CPU इज बिजी एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस. तो CPU यूटिलाइजेशन बेसिकली वो परसेंटेज को मेजर करता है कि कितने टाइम तक अपना CPU बिजी रहा किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए, किसी भी इंस्ट्रक्शन से किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए कितने टाइम तक अपना CPU बिजी रहा, उसकी परसेंटेज कौन बताएगा, आपका CPU यूटिलाइजेशन. अब देखेंगे द मेन गोल इज टू मैक्सिमाइज CPU यूटिलाइजेशन. तो हमेशा CPU यूटिलाइजेशन ज़्यादा होनी चाहिए, CPU हमेशा बिजी होना चाहिए, तो उससे अपने प्रोसेस की परफॉर्मेंस और सिस्टम की परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी. टू इंश्योर द प्रोसेस इज नॉट आइडियल एंड परफॉर्मिंग यूजफुल वर्क. और ये जो अपना CPU यूटिलाइजेशन है ये हमेशा यूजफुल टास्क, यूजफुल जो प्रोसेस रहेगा उनको परफॉर्म करेगा अपना प्रोसेसर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. देन अपना है सेकंड थ्रूपुट. अब इसका नेक्स्ट क्राइटेरिया है थ्रूपुट. थ्रूपुट अपन ने COA में पढ़ा था और थ्रूपुट अपन ने अभी ऑपरेटिंग सिस्टम में भी अपनी पिछली यूनिट्स में पढ़ा था कि थ्रूपुट होता क्या है. तो थ्रूपुट बेसिकली जैसे मान लीजिए कोई मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें बहुत सारे प्रोसेसर है, तो उसमें हर प्रोसेसर अपना अपना टास्क सेम टाइम में परफॉर्म कर रहा है, जिससे टास्क बहुत सारे कंप्लीट हो रहे हैं एक पर्टिकुलर टाइम पे. तो सेम टाइम पे जब बहुत सारे टास्क परफॉर्म होंगे तो इससे अपना थ्रूपुट इंक्रीज होगा. बेसिकली इसी चीज़ को अपन क्या बोलते हैं, थ्रूपुट. अब देखते हैं, दिस रिफर्स टू द नंबर ऑफ प्रोसेसेस कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम. तो अपना थ्रूपुट बताता है कि कितनी नंबर ऑफ प्रोसेस कंप्लीट हुई है एक पर्टिकुलर टाइम पे, मतलब एक टाइम फ्रेम में कितनी ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम प्रोसेसेस अपनी एग्जीक्यूट हुई हैं, कंप्लीट हुई हैं. अ हायर थ्रूपुट इंडिकेट द सिस्टम इज एफिशिएंटली प्रोसेसिंग. जो हायर थ्रूपुट है वो इंडिकेट करेगा सिस्टम की परफॉर्मेंस इंक्रीज बताएगा. अगर हायर थ्रूपुट है अपने पास प्रोसेसर की, CPU की परफॉर्मेंस इंक्रीज करेगा. अ ग्रेटर नंबर ऑफ टास्क विद इन अ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम, मतलब थ्रूपुट में हमेशा जो टास्क है उनका ग्रेटर नंबर होना चाहिए, मतलब एग्जीक्यूट होने का, परफॉर्म होने का, वो भी एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में. तो बेसिकली मतलब सेम टाइम में कितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस अपनी इंक्रीज हो सकती हैं, इसी को अपन क्या बोलेंगे, थ्रूपुट. अब अपन देखेंगे टर्न अराउंड टाइम. तो इसका थर्ड क्राइटेरिया है टर्न अराउंड टाइम. टर्न अराउंड टाइम हमेशा मिनिमम होना चाहिए किसी भी प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए. अब इसको देखते हैं. दिस इज़ द टोटल टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ प्रोसेस. ये टोटल टाइम जो अपनी प्रोसेस रिक्वायर्ड करती है किसी भी प्रोसेस के लिए कंप्लीट करने के लिए. अब वो कंप्लीट स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक जितना भी टाइम लगेगा उसे अपन बोलेंगे टर्न अराउंड टाइम. मतलब किसी भी प्रोसेस को टर्न अराउंड करने में कितना टाइम लगता है. फ्रॉम सबमिशन टू कंप्लीशन, मतलब वो प्रोसेस जब सबमिट हुई थी और सबमिट के बाद जब वो कंप्लीट हुई थी, तो इसी को अपन क्या बोलेंगे, अपना टर्न अराउंड टाइम. अब इसको देखेंगे.
द मेन गोल इज़ टू मिनिमाइज दिस टाइम। तो अपना मेन गोल क्या होना चाहिए कंप्यूटर सिस्टम में कि टर्न अराउंड टाइम को जितना कम हो सके उतना कम करें, मीनिंग प्रोसेस आर कम्प्लीटली क्विकली। अगर अपना टर्न अराउंड टाइम कम होगा तो अपनी प्रोसेस कंप्लीट कैसे होगी, क्विकली अपनी प्रोसेस कंप्लीट होगी। अब टर्न अराउंड टाइम का एक फॉर्मूला होता है, अपन को टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम वगैरह अभी निकाल लें अपन अपनी, जब इसका सेकंड पार्ट डालेंगे जिसमें न्यूमेरिकल्स बेस्ड क्वेश्चन करेंगे उसमें अपन ये भी निकालना सीखेंगे। तो टर्न अराउंड टाइम को अपन TAT बोलते हैं और ये माइनस होता है CT माइनस AT। अब CT मतलब होता है अपना कंपाइल टाइम एंड AT माइनस AT मतलब होता है अराइवल टाइम। तो अपना टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला है CT माइनस AT। अब अपना CPU शेड्यूलिंग में फोर्थ क्राइटेरिया वेटिंग टाइम, और वेटिंग टाइम भी अपन को मिनिमम टू मिनिमम रखना है। देन देखते हैं टोटल टाइम ऑफ प्रोसेस स्पेंड वेटिंग इन द रेडी क्यू। मतलब अपन जो भी प्रोसेस मेन मेमोरी से CPU में भेजते हैं एग्जीक्यूट होने के लिए, तो वो कहाँ से लेते हैं अपन, रेडी क्यू में से लेते हैं। तो मतलब कितना टाइम वो वेट करती है मेन मेमोरी में जाने के लिए, कितना टाइम स्पेंड करती है कोई भी प्रोसेस, उसी को क्या बोलेंगे अपन, वेटिंग टाइम। द मेन गोल इज़ टू मिनिमाइज वेटिंग टाइम। तो अपना मेन गोल होना चाहिए कि वेटिंग टाइम को अपन कितना कम से कम कर सकें। लीड टू फास्टर रिस्पॉन्स एंड इम्प्रूव यूज़र एक्सपीरियंस। तो इससे क्या होगा अगर अपन वेटिंग टाइम कम करेंगे कि अपनी फास्टर रिस्पॉन्स, जो अपन ने प्रोसेस एग्जीक्यूट की उससे अपन को फास्टर रिस्पॉन्स मिलेगा और इससे इम्प्रूव्ड होगा यूज़र का एक्सपीरियंस, यूज़र भी जल्दी जल्दी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर पाएगा। अब वेटिंग टाइम का एक फॉर्मूला होता है WT = TAT माइनस BT। यहाँ पर WT का मतलब वेटिंग टाइम है, TAT का मतलब है टर्न अराउंड टाइम एंड BT मतलब है अपना वर्स्ट टाइम। ये भी, इसके भी अपन न्यूमेरिकल्स करेंगे, ये भी क्वेश्चन में एग्जाम में आया है। अब अपना है नेक्स्ट फिफ्थ क्राइटेरिया रिस्पॉन्स टाइम। तो इसको देखते हैं अपन लोग अब रिस्पॉन्स टाइम को। तो रिस्पॉन्स टाइम इज़ द टाइम इंटरवल बिटवीन द सबमिशन ऑफ द रिक्वेस्ट एंड द फर्स्ट टाइम द CPU स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग दैट रिक्वेस्ट। तो रिस्पॉन्स टाइम का मतलब ये होता है कि फर्स्ट टाइम जब अपनी रिक्वेस्ट, मतलब किसी भी प्रोसेस को अपन ने सबमिट किया था, रिक्वेस्ट किया था, और उस रिक्वेस्ट से, उस टाइम फ्रेम से लेके वो फर्स्ट टाइम पे कब एग्जीक्यूट हुई थी, तो उसको कितना टाइम लगा रिस्पॉन्स करने में अपने CPU को उस प्रोसेस के लिए, तो उसी को अपन क्या बोलेंगे, रिस्पॉन्स टाइम। द गोल इज़ टू मिनिमाइज रिस्पॉन्स टाइम स्पेशली फॉर इंटरेक्टिव सिस्टम। तो अपना मेन गोल होना चाहिए रिस्पॉन्स टाइम को मिनिमाइज करने का, कम से कम करने का, वो भी स्पेशली कौन से सिस्टम्स में, इंटरेक्टिव सिस्टम्स में। अब रिस्पॉन्स टाइम निकालने का भी एक फॉर्मूला होता है, वो होता है फर्स्ट CPU एलोकेशन टाइम, कि फर्स्ट टाइम CPU को अपन ने कब एलोकेट किया था वो वाला टाइम, और माइनस अराइवल टाइम, तो और वो कब अपनी प्रोसेस सिस्टम में आई थी, अराइव हुई थी, तो इससे अपन क्या निकाल लेंगे, रिस्पॉन्स टाइम। तो बेसिकली यही थी 5 क्राइटेरिया CPU शेड्यूलिंग के। अब अपना नेक्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है थ्रेड और प्रोसेस डिफरेंस में भी आए हैं, तो पहले अपन थ्रेड डिस्कस करेंगे, देन प्रोसेस और थ्रेड का डिफरेंस देखेंगे। देखते हैं थ्रेड क्या होता है। तो अ थ्रेड इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ प्रोसेस। जो थ्रेड होता है बेसिकली प्रोसेस जो अपनी रहती है, बहुत प्रोसेस में तो कोड प्रोग्राम सब रहेंगे, तो थ्रेड उसमें से कुछ पोर्शन होता है, मतलब कोई छोटा छोटा पोर्शन प्रोसेस का, तो इट इज़ अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ प्रोसेस देन दैट कैन रन इंडिपेंडेंटली। और वो प्रोसेस के साथ भी इंडिपेंडेंटली रन करती है, मतलब वो प्रोसेस पे डिपेंड नहीं रहती, वो भी एक इंडिविजुअली अपना खुद से रन होती है इंडिपेंडेंटली। इन ऑपरेटिंग सिस्टम अ थ्रेड इज़ अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ अचीविंग कंकरेंसी इम्प्रूविंग एप्लीकेशन परफॉर्मेंस। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में जो थ्रेड है वो एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है अचीव करने का, क्या, सिस्टम में कंकरेंसी और इम्प्रूविंग एप्लीकेशन परफॉर्मेंस, और ये इम्प्रूव करता है जो अपनी एप्लीकेशन रहती है उनकी परफॉर्मेंस को। अब देखेंगे अपन थ्रेड्स को लाइट वेट यूनिट ऑफ प्रोसेस भी बोल सकते हैं, तो वही है थ्रेड इज़ अ लाइट वेट यूनिट ऑफ प्रोसेस। थ्रेड इज ऑल्सो कॉल्ड एज लाइट वेट यूनिट ऑफ प्रोसेस। ये एक प्रोसेस की लाइट वेट यूनिट रहती है। अगर प्रोसेस एक मतलब ज़्यादा वेट की यूनिट है तो जो एक प्रोसेस मतलब थ्रेड उसका एक लाइट वेट पार्ट होगा। थिंक ऑफ अ प्रोसेस एज अ बिग टास्क। मान लीजिए कि प्रोसेस एक बिग टास्क है एंड थ्रेड एज स्मॉल सब टास्क ऑफ दैट प्रोसेस। तो इंस्टेड ऑफ मतलब बिग टास्क प्रोसेस क्या रहे, थ्रेड्स क्या रहेगी, एक स्मॉल सब टास्क रहेगा आपके बिग टास्क का। ठीक है, आप देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ थ्रेड्स। बेसिकली कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं थ्रेड्स में, तो देखते हैं। तो
फर्स्ट है आपका प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, अपना जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है उसके एड्रेस को स्टोर करता है, तो उसको देखेंगे इट कीप ट्रैक ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एक्सिट। तो वही है कि ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को ट्रैक करके रखता है, स्टोर करके रखता है। आप देखेंगे रजिस्टर सेट, इट स्टोर द करेंट वर्किंग वेरिएबल ऑफ द थ्रेड। तो जो रजिस्टर सेट होता है थ्रेड में, वो स्टोर करता है करेंट वर्किंग वेरिएबल, मतलब थ्रेड का करेंट वेरिएबल क्या है, तो वो स्टोर करके रखेगा आपका रजिस्टर सेट। अब है स्टैक, तो स्टैक देखते हैं इसमें क्या है, स्टोर लोकल वेरिएबल फंक्शंस कॉल रिटर्न एड्रेस स्पेसिफिक टू थ्रेड, मतलब जो स्पेसिफिक है थ्रेड्स के लिए, जैसे स्टोर करेगा ये लोकल वेरिएबल्स के लिए, फंक्शंस कॉल के लिए, रिटर्न एड्रेस के लिए, और जो मेन है अपने काय के लिए थ्रेड के लिए। अब थ्रेड्स के बेसिकली दो टाइप्स होते हैं, तो उनको देखेंगे। देयर इज ओनली टू टाइप्स ऑफ थ्रेड्स, फर्स्ट इज यूजर लेवल थ्रेड, देन कर्नल लेवल थ्रेड। कर्नल एक कोर कंपोनेंट होता है अपना ऑपरेटिंग सिस्टम का, और यूजर तो अपन लोग होते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम को रन करते हैं। तो अब देखेंगे इन दोनों को। तो जो थ्रेड का फर्स्ट टाइप है दैट इज यूजर लेवल थ्रेड, तो इसको देखते हैं। इट वाज मैनेज बाय द यूजर नॉट ऑपरेटिंग सिस्टम। जो यूजर लेवल थ्रेड है इसको कौन मैनेज करता है, आपका यूजर, ना कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। फास्ट टू क्रिएट एंड मैनेज, जो यूजर लेवल थ्रेड है ये बहुत फास्ट होता है, मतलब इसे अपन बहुत जल्दी क्रिएट कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। देन द ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉट अवेयर ऑफ देयर एग्जिस्टेंस। जो आपकी यूजर लेवल थ्रेड है उसकी एग्जिस्टेंस की, वो एग्जिस्ट भी करती है रियल लाइफ में, इसका पता ऑपरेटिंग सिस्टम को होता ही नहीं है, इसका पता सब किसको रहता है, यूजर के लिए। अपना सेकेंड टाइप है कर्नल लेवल थ्रेड, तो उसको देखेंगे। दे आर मैनेज डायरेक्टली बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। जो आपकी यूजर लेवल थ्रेड थी वो मैनेज कर रहा था यूजर, लेकिन जो आपकी कर्नल लेवल थ्रेड है वो कौन मैनेज करेगा, डायरेक्टली आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। स्लोअर टू मैनेज बट मोर पावरफुल एज कम्पेयर टू यूजर लेवल थ्रेड। जो आपकी कर्नल लेवल थ्रेड है वो बहुत स्लो है मैनेज करने में, लेकिन ये एज कम्पेयर टू यूजर लेवल थ्रेड ये मोर पावरफुल है। ऑपरेटिंग सिस्टम शेड्यूल देम इंडिविजुअली, और जो आपकी कर्नल लेवल थ्रेड है इसको शेड्यूल करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंडिविजुअली। अब अपन लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन प्रोसेस एंड थ्रेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में बहुत बार आया है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है एन इंस्टेंस ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट इज बीइंग एग्जीक्यूट। तो प्रोसेस होती है कंप्यूटर प्रोग्राम का इंस्टेंस, जो कि होता है अपना एग्जीक्यूट, और थ्रेड क्या होती है, अ कंपोनेंट ऑफ अ प्रोसेस विच इज स्मॉलेस्ट एग्जीक्यूशन यूनिट। जो प्रोसेस होती है, जो थ्रेड होता है वो कंपोनेंट होता है प्रोसेस का, और ये एक स्मॉल एग्जीक्यूशन यूनिट होती है। अब प्रोसेस क्या है, इट इज़ हैवी वेट एज कम्पेयर टू थ्रेड। तो प्रोसेस अपन ने थ्रेड पढ़ा, उसमें अपन ने क्या पढ़ा था कि थ्रेड एक लाइट वेट है। अगर थ्रेड लाइट वेट है तो अपनी प्रोसेस क्या होगी, हैवी वेट, क्योंकि प्रोसेस कंटेन करती है बिग टास्क को और थ्रेड कंटेन करती है स्मॉल स्मॉल सब टास्क ऑफ द प्रोसेस। अब देखेंगे ईच हैज़ इट्स ओन मेमोरी स्पेस। तो प्रोसेस में सबका, हर प्रोसेस का अपना खुद का मेमोरी स्पेस रहेगा। देन यूज़ द मेमोरी ऑफ द प्रोसेस दे बिलोंग टू। तो जो थ्रेड्स है वो प्रोसेस का सब पार्ट है, तो वो मेमोरी भी अपनी काय की यूज़ करेंगे, प्रोसेस की। अब रिक्वायर मोर रिसोर्सेज, जो प्रोसेस है वो मोर रिसोर्सेज को रिक्वायर करती है, उनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की होती है। देन रिक्वायर मिनिमम रिसोर्सेज, और जो अपने थ्रेड्स हैं वो मिनिमम रिसोर्सेज रिक्वायर करती हैं। देन डिफ़िकल्ट टू क्रिएट द प्रोसेस, जो प्रोसेस है बहुत डिफ़िकल्ट है क्रिएट करने के लिए क्योंकि इसमें पूरा प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, लेकिन थ्रेड्स है ईजियर टू क्रिएट। मतलब थ्रेड्स में क्या आ जाएगा, वेरिएबल कांस्टेंट वगैरह, तो ये ईजियर है अपने क्रिएट करने के लिए। अब विद दी हेल्प ऑफ डायग्राम समझेंगे अपन लोग प्रोसेस और थ्रेड क्या है। तो ये मान लीजिए एक ओवरऑल क्या है आपकी प्रोसेस, और थ्रेड्स क्या है, छोटे छोटे कंपोनेंट्स, छोटे छोटे पार्ट्स जो अपनी प्रोसेस का ही पार्ट होते हैं अपने थ्रेड। मान लीजिए इस एक प्रोसेस में 3 थ्रेड हैं, थ्रेड 1, थ्रेड 2, थ्रेड 3। तो यही है बेसिकली डायग्राम। अब अपन लोग देखेंगे इसका नेक्स्ट टॉपिक, वो है पेजिंग। पेजिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पेजिंग आता है सेगमेंटेशन के साथ एग्जाम में, या फिर इंडिविजुअली भी आ सकता है, तो अपन इसको देखेंगे। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है पेजिंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि पेजिंग और सेगमेंटेशन साथ में आते हैं। अब देखते हैं। पेजिंग इज द मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक यूज्ड इन ऑपरेटिंग सिस्टम। पेजिंग एक मेमोरी को मैनेज करने की टेक्निक है जो अपन यूज़ करते हैं काय में, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में। इट डिवाइड्स द मेन मेमोरी एंड प्रोसेसेस इनटू फिक्स्ड साइज ब्लॉक टू मैनेज मेमोरी इफिशिएंटली। पेजिंग में अपन जो अपनी प्रोसेसेस रहती हैं उनको मेन मेमोरी में डिवाइड कर देते हैं एक फिक्स्ड साइज में, फिक्स्ड ब्लॉक में, जिससे अपन उनको बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएँ इफिशिएंटली।
अब अपन लोग देखेंगे बाय वी यूज़ पेजिंग। पेजिंग को अपन लोग को यूज़ क्यों करना है। व्हेन वी रन अ प्रोग्राम इट मे नॉट फिट इनटू मेमोरी ऑल एट वंस। मतलब प्रोग्राम बहुत सारे हैं लेकिन मेमोरी की कैपेसिटी तो लिमिटेड है, तो ज़रूरी नहीं है कि अपन जब प्रोग्राम अपने रन करें तो वो सारे प्रोग्राम अपनी मेमोरी में एक बार में फिट हो जाएं। सो इंस्टेड ऑफ पुटिंग द होल प्रोग्राम टुगेदर वी डिवाइड इनटू स्मॉल पार्ट्स। तो प्रोग्राम्स को मतलब सारे प्रोग्राम्स को एक साथ मेमोरी में पुट करने की जगह अपन उनको डिवाइड कर देंगे स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में, और उन्हीं स्मॉल पार्ट्स को अपन लोग क्या बोलेंगे, पेजेस, एंड लोड दैम एज नीडेड। और फिर उनको लोड करेंगे जब उनकी रिक्वायरमेंट होगी अपनी सीपीयू में परफॉर्म एग्जीक्यूशन करने के लिए। देन दिस हेल्प्स इन बेटर मेमोरी यूज़। जो अपनी पेजिंग है ये मेमोरी को बहुत इफेक्टिवली इन्हेंस करके यूज़ करवाती है, एंड अवॉइड फ्रेगमेंटेशन, और फ्रेगमेंटेशन को अवॉइड करती है। फ्रेगमेंटेशन को अपन आगे डीप में देखेंगे, लेकिन फ्रेगमेंटेशन का बेसिक मतलब होता है वेस्टेज ऑफ मेमोरी, मेमोरी को वेस्ट करना। अब अपन लोग देखेंगे हाउ पेजिंग वर्क्स। पेजिंग एक्चुअली वर्क कैसे करती है। तो फर्स्ट स्टेप है डिवाइड द प्रोसेस इनटू पेजेस। तो पेजिंग में क्या होता है, जब अपन प्रोसेस है उनको पेजेस वाइज डिवाइड कर देते हैं। देन डिवाइड द रैम इनटू फ्रेम्स ऑफ द सेम। तो जितने पार्ट्स में, जितने पेजेस में अपन ने डिवाइड किया प्रोसेस को, उतने फ्रेम्स, मतलब अपन पेजिंग में क्या प्रोसेस में डिवाइड करेंगे और रैम में अपन डिवाइड करेंगे फ्रेम्स में। तो उतने जितने पार्ट अपन ने प्रोसेस के डिवाइड किए उतने ही सेम पार्ट अपन रैम के डिवाइड कर देंगे। देन व्हेन अ प्रोसेस रन इट्स पेज आर लोडेड इनटू एनी अवेलेबल फ्रेम। जब अपन प्रोसेस को रन करेंगे तो जितने पेजेस अपने लोड होंगे तो मेमोरी में भी उतने फ्रेम्स अपने अवेलेबल हो जाएंगे। देन द पेज टेबल मैप ईच पेज टू अ फ्रेम। देन फिर पेज टेबल अपने हर एक पेज को मैप कर देगी पेज फ्रेम से। ठीक है, अब पेज टेबल देखते हैं क्या है। अ टेबल दैट कीप ट्रैक ऑफ विच पेज इज इन विच फ्रेम। तो पेज टेबल बेसिकली ये बताएगी कौन सा पेज कौन से फ्रेम से कनेक्ट होगा, ट्रैक होगा। अब फिफ्थ है इसका, सीपीयू यूज देयर पेजेस टेबल टू फाइंड वेयर द डाटा इज इन मेमोरी। तो जो अपनी पेजिंग में सीपीयू यूज करती है अपनी पेज टेबल के लिए डाटा को फाइंड करने के लिए, डाटा एग्जैक्टली अपना मेमोरी में कहाँ पे स्टैंड करता है। अब अपन देखेंगे इसके एडवांटेजेस। तो इसका फर्स्ट एडवांटेज है नो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। तो जो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन है ये पार्ट है अपना फ्रेगमेंटेशन का, तो ये अपन आगे पढ़ेंगे। इफिशियंट यूज ऑफ मेमोरी, मेमोरी को बहुत इफिशियंटली यूज कर पाएंगे अपन विद द हेल्प ऑफ पेजिंग। देन इजी टू मैनेज मेमोरी, और विद द हेल्प ऑफ पेजिंग अपन मेमोरी को बहुत इजीली मैनेज कर पाएंगे। अब इसके डिसएडवांटेज देखते हैं। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, इससे इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हो सकती है, मतलब लास्ट पार्ट ऑफ पेज में भी अनयूज्ड। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन मतलब अगर मेमोरी का लास्ट पार्ट अनयूज्ड रह जाएगा तो इससे अपना वेस्ट होगी मेमोरी का। देन एक्सेस मेमोरी स्लोअर ड्यू टू पेज टेबल लुकअप, और इसमें जो अपनी मेमोरी एक्सेस होती है वो अपने पेज टेबल के कंपैरेटिवली स्लो हो सकती है। अब अपन लोग इस पेजिंग को विद दी हेल्प ऑफ डायग्राम समझेंगे। तो मान लीजिए आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में जो मेन मेमोरी है उसको अपन ने जितने अपने पेजेस हैं, मतलब पेजेस क्या होंगे, जो अपनी प्रोसेस होगी एक बहुत बड़ी प्रोसेस, उसको डिवाइड कर देंगे स्मॉल स्मॉल पेजेस में। तो यहाँ पे मान लीजिए अपने पास 6 पेज हैं, अपने पास यहाँ पर 6 पेज हैं, तो मेन मेमोरी में अपन जितने फ्रेम्स होंगे वो भी अपने पास 6 होंगे ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो अपन हर एक पेज को एक फ्रेम से मैप कर देंगे ऐसे, मतलब जो प्रोसेस में अपना डेटा है वो हर डेटा, मतलब प्रोसेस के पेजेस में जो डेटा है वो डेटा मैप हो जाएगा फ्रेम्स में। और ये क्या है, अपनी कलेक्शन ऑफ फ्रेम्स, और ये है अपनी कलेक्शन ऑफ पेजेस, और पेजेस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेस। तो बेसिकली यही अपना बेसिक डायग्राम है अपना पेजिंग का। अब अपना नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेगमेंटेशन। बेसिकली इस वन शॉट में जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और जो सेगमेंटेशन टॉपिक है ये पेजिंग के साथ आता है। पेजिंग में अपन किसी भी प्रोसेस को पेजेस में डिवाइड करेंगे, और पेजेस के कैसे होंगे अपने इक्वल, और इसमें अपन प्रोग्राम को डिवाइड करेंगे, और वो जो अपन डिवाइड करेंगे उनका साइज भी इक्वल नहीं होगा, मतलब वेरिएबल होगा, मतलब किसी का कुछ साइज है और किसी का दूसरे का अलग साइज। अब देखेंगे सेगमेंटेशन इज अ मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक। पेजिंग भी मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक थी और सेगमेंटेशन भी क्या है अपनी मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक। वेयर अ प्रोग्राम इज डिवाइड इनटू वेरिएबल साइज पार्ट, जहाँ पर अपना प्रोग्राम डिवाइड होता है वेरिएबल साइज पार्ट में, मतलब अलग अलग साइज पार्ट में, कॉल सेगमेंट्स, और उसी चीज़ को अपन क्या बोलेंगे यहाँ पे सेगमेंट्स बोलेंगे। बेस्ड ऑन लॉजिकल सेक्शन लाइक फंक्शंस, एरे, कोड, स्टैक एक्सेट्रा। तो इसमें जो सेगमेंट्स डिवाइड होंगे वो काय पे बेस्ड रहेंगे, या फिर वो लॉजिकल सेक्शन के सेगमेंट्स होंगे, या फिर फंक्शंस, एरे, कोड, स्टैक एक्सेट्रा। अब देखेंगे
ईच सेगमेंट हैज़ डिफरेंट साइज एंड अ स्पेसिफिक पर्पस। तो सेगमेंट्स में हर एक पर्टिकुलर सेगमेंट होगा, उसका डिफरेंट साइज होगा, अलग अलग साइज होगा और स्पेसिफिक पर्पस होगा। अपन ने अभी पेजिंग पढ़ी थी, तो बेसिकली ये उसका डिफरेंस हो गया एक सेगमेंटेशन और अपना पेजिंग का, कि उसमें अपन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते थे पेजेस में, इसमें डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं अपन सेगमेंट्स को। देन आप प्रोग्राम में है, अब एक प्रोग्राम के पास कैसे कैसे सेगमेंट्स हो सकते हैं, तो उसके पास या फिर कोड सेगमेंट होगा, या फिर डाटा सेगमेंट होगा, या स्टैक सेगमेंट, या फिर हीप सेगमेंट। अब इसमें ईच ऑफ देम इज स्टोर्ड इन अ डिफरेंट पार्ट ऑफ मेमोरी। अपन ने यहाँ पे बहुत सारे सेगमेंट्स देखे, तो उनमें से हर एक सेगमेंट डिफरेंट पार्ट में स्टोर होगा अपनी मेन मेमोरी में, रैम में। अब अपन देखेंगे वर्किंग ऑफ सेगमेंटेशन। तो इसकी वर्किंग देखते हैं। ईच सेगमेंट हैज़ अ नेम एंड अ लेंथ। तो हर सेगमेंट का एक पर्टिकुलर नेम होगा और उसकी एक लेंथ स्पेसिफाई की जाएगी कि वो इतनी लेंथ की, और नेम अपन ने देख ही लिया, जैसे स्टैक या फिर हीप सेगमेंट। तो द ऑपरेटिंग सिस्टम यूज अ सेगमेंट टेबल टू कीप ट्रैक ऑफ ऑल सेगमेंट्स। अपन पेजिंग में एक फ्रेम टेबल बना रहे थे, मतलब पेज टेबल बना रहे थे, यहाँ पे बनाएंगे अपन लोग सेगमेंट टेबल। और हर सेगमेंट टेबल, हर मतलब वो जो टेबल अपन बनाएंगे वो हर एक अपने सेगमेंट का ट्रैक रखेगा, कीप ट्रैक मतलब ट्रैकिंग करेगा अपने हर एक पर्टिकुलर सेगमेंट को। अब मेमोरी एड्रेस इज गिवन एज, तो उसमें जो मेमोरी एड्रेस गिवन रहता है वो कैसे रहता है, सेगमेंट नंबर के हिसाब से या फिर ऑफसेट के हिसाब से। तो बेसिकली यही था अपना सेगमेंटेशन। और अपन लोग देखेंगे हाउ पेजिंग एंड सेगमेंटेशन आर हेल्पफुल इन रिमूविंग फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन को रिमूव करने के लिए पेजिंग और सेगमेंटेशन अपन कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे हेल्पफुल है, तो अब वो देखेंगे। तो उससे पहले अपन लोग देखते हैं कि बेसिकली फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है। तो फ्रेगमेंटेशन इज द वेस्टेज ऑफ मेमोरी। तो हमने आपको अभी बताया कि जो फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, मेमोरी को वेस्ट करना ड्यू टू इनएफिशिएंट मेमोरी एलोकेशन। मतलब ऐसे मेमोरी को इनएफिशिएंट एलोकेट कर देते हैं जिससे मेमोरी की वेस्टेज हो जाती है, उसी वेस्टेज ऑफ मेमोरी का अपन लोग बोलेंगे यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन। तो बेसिकली देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ फ्रेगमेंटेशन। तो वन बाय वन दोनों को समझते हैं। तो फर्स्ट टाइप इज इंटरनल फ्रेगमेंटेशन एंड सेकंड इज एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। तो फर्स्ट टाइप को देखते हैं, दैट इज इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, अनयूज्ड स्पेस इनसाइड एलोकेटेड मेमोरी ब्लॉक। तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का मतलब जो इनसाइड दी, मतलब मेमोरी के इनसाइड में जो अपन ब्लॉक को एलोकेट करते हैं उसके मतलब उसको इनएफिशिएंटली उसके स्पेस को यूज़ करना या फिर उसे वेस्ट करना, तो वो होता है अपना इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। अब देखेंगे एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। तो फ्री मेमोरी इज स्कैटर्ड एंड वी कांट यूज इट इवन इफ द टोटल फ्री स्पेस इज इनफ। इसका बेसिकली मतलब ये है कि फ्री मेमोरी इज स्कैटर्ड, अपने पास फ्री मेमोरी तो है लेकिन लार्ज रिक्वेस्ट कंप्लीट करने के लिए, लार्ज मेमोरी रिक्वेस्ट करने के लिए वो स्पेस कम है। तो अपने पास स्पेस तो है मेमोरी को इंसर्ट करने के लिए, मेमोरी में पेजेस या सेगमेंट्स को इंसर्ट करने के लिए, लेकिन वो बहुत, और मेमोरी की रिक्वेस्ट बहुत लार्ज है, तो इतनी तो वो फिट हो नहीं सकती और इतने का वो कुछ कर नहीं पाएगी। तो इसे बोल देंगे अपन एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। अपना मेन क्वेश्चन क्या था कि पेजिंग कैसे रिमूव करेगी मतलब फ्रेगमेंटेशन को, पेजिंग और सेगमेंटेशन कैसे रिमूव करेंगी, कैसे ये प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। तो देखेंगे पेजिंग डिवाइड्स मेमोरी इनटू फिक्स साइज पेजेस एंड फ्रेम। तो पेजिंग मेमोरी को डिवाइड कर देती है फ्रेम वाइज, अपन ने पहले देखा था। पेजेस कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इन मेमोरी, और फिर वो पेजेस मेमोरी में कहीं पर भी प्लेस्ड हो सकते हैं। तब वो कहीं पर भी प्लेस्ड हो सकते हैं तो क्या होगा, दिस रिमूव द नीड फॉर कंटिन्यूअस एलोकेशन। तो ये रिमूव करेगी अपनी कंटिन्यूअस एलोकेशन को। अब अपन लोग देखेंगे हाउ सेगमेंट्स हेल्प। सेगमेंट्स कैसे हेल्प करते हैं फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो सॉल्व इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, जो आपकी सेगमेंटेशन है वो सॉल्व करती है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, और जो आपकी पेजिंग है वो सॉल्व करती है आपकी एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। तो इसको देखेंगे। सेगमेंट आर वेरिएबल साइज्ड मैचिंग प्रोग्राम स्ट्रक्चर। जो सेगमेंट्स होते हैं वो वेरिएबल साइज्ड मैचिंग प्रोग्राम स्ट्रक्चर होते हैं। सो नो स्पेस इज वेस्टेड इनसाइड द सेगमेंट। सो विद द हेल्प ऑफ सेगमेंट्स मेमोरी का कोई भी स्पेस वेस्ट नहीं होता है, तो इससे अपनी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन सॉल्व होती है। और अपना नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक टेप मेमोरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि रिसेंटली इसका क्वेश्चन आया था, तो इसको देखते हैं। मैग्नेटिक टेप लुक लाइक अ कैसेट टेप। जो मैग्नेटिक टेप होती है वो कैसेट टेप की तरह होती है। कैसेट टेप आप लोगों ने पहले देखी होगी छोटे में, कि कैसेट टेप होती है जिसमें एक ब्राउन से कलर की छोटी छोटी मतलब टेप टाइप स्ट्रक्चर निकलता है, बहुत पतला पतला, उसी को अपन कैसेट बोलते हैं। तो बेसिक डायग्राम हम बना देते हैं कैसेट का। मतलब कैसेट कुछ ऐसी ऐसी होती है और इस पे रहते हैं वो टेप टाइप्स स्ट्रक्चर्स।
इसमें अपन कुछ भी फोटोज वीडियोस वगैरह पहले स्टोर करते थे, अब ये करंट टाइम में अपनी नहीं चलती हैं। इट स्टोर डाटा इन अ लॉन्ग स्ट्रिप, तो इसमें क्या रहता है, एक स्ट्रिप, अब जी अपनी मैग्नेटिक टेप है, ये कैसेट की तरह है, तो इसमें भी एक लॉन्ग स्ट्रिप होगी जो कैसेट में होती थी, ऑफ प्लास्टिक टेप, और वो कैसी रहेगी, प्लास्टिक की रहेगी, कोटेड विथ मैग्नेटिक मटेरियल, और कोट रहेगी आपकी काय की, मैग्नेटिक मटेरियल की, इसलिए अपन इसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक टेप मेमोरी। तो अपने मैग्नेटिक टेप मेमोरी में जो डाटा रहता है वो रियल रहता है, और वो रिटन काय में रहता है, अपना टेप ड्राइव में। वो टेप ड्राइव का यूज़ करता है डाटा को रिटन करने के लिए। अब देखेंगे इसके यूजेस क्या हैं। ये यूज़ होते हैं स्टोरिंग बैकअप, बैकअप के लिए यूज़ होते हैं कि अगर इसमें अपन ने कुछ स्टोर कर दिया और अपना कभी डिलीट हो गया तो विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक टेप मेमोरी अपन उसको बैकअप कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म डाटा अचीविंग, तो इससे जो डाटा होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए आर्काइव करके रख सकते हैं अपन लोग। यूज्ड बाय बैंक, लाइब्रेरीज एंड लार्ज कंपनीज, जो अपनी मैग्नेटिक टेप मेमोरी है ये जनरली यूज होती है बैंक में, जहाँ पे डाटा बहुत एसेंशियल होता है और उसके लिए रिक्वायर करके रखना पड़ता है, लाइब्रेरीज में एंड लार्ज कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज पे। अब अपन लोग देखेंगे इसके एडवांटेजेस क्या हैं, क्योंकि बेसिकली इसके एडवांटेजेस आए थे, लेकिन हमने आपको मैग्नेटिक टेप मेमोरी समझाया जिससे आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज समझने में थोड़ी हेल्प मिले। तो इसका फर्स्ट एडवांटेज है अनलिमिटेड स्टोरेज। जो अपनी मैग्नेटिक टेप मेमोरी होती है इसका स्टोरेज अनलिमिटेड होता है, आप उसको बहुत ज़्यादा डाटा इसमें स्टोर कर सकते हैं। द स्टोर कैपेसिटी ऑफ अ मैग्नेटिक टेप इज वर्चुअली अनलिमिटेड, इसकी जो वर्चुअली कैपेसिटी होती है डाटा को स्टोर करने की, वो कैसी होती है, अनलिमिटेड, इसमें बहुत सारा डाटा स्टोर कर सकते हैं। इट कैन स्टोर टेराबाइट ऑफ डाटा इजीली, मतलब आप समझिए टेराबाइट कितना ज़्यादा डाटा स्टोर हो सकता है, मतलब टेराबाइट तो बहुत बड़ा टर्म है डाटा की लैंग्वेज में, तो इसमें इतना ज़्यादा डाटा अपन स्टोर कर सकते हैं। अब इसका सेकेंड एडवांटेज है मैग्नेटिक टेप मेमोरी का, दैट इज पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी का मतलब आप समझ रहे हैं कि उसको कहीं भी ले जा सकते हैं। हम देखते हैं, अ रील ऑफ टेप इज अ कन्वीनियंट वे ऑफ कैरिंग, मतलब इसमें एक रील क्रिएट होती है, मतलब जो स्ट्रिप होती है उसी को अपन रील बोलते हैं, तो वो रील ऑफ टेप इज कन्वीनियंट टू वे ऑफ कैरी, उसको अपन कहीं भी कैरी कर सकते हैं, भी बहुत छोटी और कन्वीनियंट होती है। इन्फॉर्मेशन फ्रेम वन प्लेस टू अनदर, इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो वन प्लेस से दूसरे प्लेस तक जा सकती है। देन इसका थर्ड एडवांटेज है लो कॉस्ट, इसकी कॉस्ट बहुत लो होती है, चीपर देन हार्ड डिस्क और एसएसडी। जो आपका एसएसडी कार्ड होता है और हार्ड डिस्क होती है उसके कंपैरेटिवली एज कम्पेयर टू दिस, जो अपनी मैग्नेटिक टेप मेमोरी होती है बहुत ही ज़्यादा चीप होती है फॉर स्टोरिंग लार्ज डाटा, वो भी लार्ज से लार्ज डाटा अनलिमिटेड स्टोर करने के लिए। अब देखेंगे इसका फोर्थ एडवांटेज, रैपिड ट्रांसफ़र डाटा। इसमें जो रैपिड ट्रांसफ़र डाटा से आप क्या समझ रहे हैं कि जो डाटा ट्रांसफ़र होगा वो बहुत जल्दी होगा। आप देखते हैं, डाटा ट्रांसफ़र रेट ऑफ अ मैग्नेटिक टेप कैन बी एक्सेस ऑफ 1 मिलियन बाइट पर सेकेंड। आप खुद सोचिए इसकी डाटा ट्रांसफ़र रेट कितनी है, 1 मिलियन बिट्स पर सेकेंड है इसकी डाटा ट्रांसफ़र रेट। अब इसका फिफ्थ एडवांटेज क्या है, इजी ऑफ हैंडलिंग, मतलब इसको हैंडल करना बहुत इजी है। इट टेक्स मच लेस स्टोरेज स्पेस एंड इट इज़ मच ईजियर टू हैंडल, इसमें जो अपना स्टोरेज स्पेस है वो भी लेस रहेगा और ये इजी होता है अपना हैंडल करने के लिए। अब गुड फॉर बैकअप, ये बहुत अच्छा है बैकअप के लिए, बैकअप क्रिएट करने के लिए। आइडियल फॉर स्टोरिंग डाटा दैट इज़ नॉट नीडेड रेगुलरली, इसमें अपन बहुत पुराना डाटा बैकअप के लिए रख सकते हैं, कि जैसे कि मेडिकल में अगर बहुत किसी की डेथ सर्टिफिकेट वगैरह बहुत सारे होते हैं तो वो बहुत लार्ज डाटा अपन स्टोर कर सकते हैं, इसीलिए अपन इसको बोल सकते हैं गुड फॉर बैकअप। अब इसके डिसएडवांटेज देखते हैं, डिसएडवांटेज ऑफ मैग्नेटिक टेप मेमोरी। तो इसका फर्स्ट डिसएडवांटेज है स्लो एक्सेस स्पीड, इसकी जो एक्सेस स्पीड है वो स्लो है। डाटा इज एक्सेस सिक्वेंसली विच टेक्स टाइम, इसमें डाटा होता है सिक्वेंसली, मतलब आराम से डाटा ट्रांसफ़र होता है अपने मैग्नेटिक टेप मेमोरी में, तो ये टाइम कंज्यूम करता है। देन नॉट सुटेबल फॉर डेली यूज़, ये डेली यूज़ के पर्पज़ से बिल्कुल भी इफिशियंट नहीं है। नॉट गुड फॉर फ्रिक्वेंट और रैंडम डाटा एक्सेस, मतलब अगर आपको बहुत जल्दी डाटा चाहिए तो आप मैग्नेटिक टिप में उसको नहीं स्टोर कर सकते, क्योंकि उसको एक्सेस करने में ज़्यादा टाइम लगेगा तो आपका टाइम वेस्ट होगा, तो आप इसका यूज़ नहीं कर पाएंगे, इसके लिए बहुत टाइम कंज्यूम होगा। रिक्वायर्ड स्पेशल इक्विपमेंट, अब इसके लिए अपन को स्पेशल इक्विपमेंट की नीड पड़ेगी, जैसे नीड आ टेप ड्राइव टू रीड एंड राइट डाटा। अब इसमें अपन टेप का यूज़ करते हैं तो टेप को रीड करने के लिए अपन को टेप ड्राइव की नीड पड़ेगी डाटा को रीड और राइट करने के लिए। देन रिस्क ऑफ वियर एंड टियर, टेप कैन गेट डैमेज्ड ओवर टाइम विथ फ्रिक्वेंट यूज़, ये टाइम के बाद अपनी डैमेज भी हो सकती है, अगर इसको कुछ हो जाए तो ये डैमेज इजीली हो जाएगी।
तो बेसिकली अपन ने इस वन शॉट में सारे इंपॉर्टेंट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन कवर कर लिए और यहाँ पर आपकी यूनिट 3 की वन शॉट कंप्लीट होती है। तो हमने इसके बहुत ही इजी नोट्स प्रिपेयर किए हैं। अगर आपको वो नोट्स एक्सेस करने हैं तो इस QR कोड को स्कैन कर आप हमारी ईमेल आईडी mahigoyal0610@gmail.com पर उसका स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, या फिर हमारी जो टेलीग्राम आईडी है mahigoyal0610, उस पर अगर आप स्क्रीनशॉट भेजेंगे और आपको सिर्फ 21 रुपीज़ पे करने हैं यूनिट 3 के नोट्स एक्सेस करने के लिए, तो विथ इन 10 मिनट्स आपको उसके नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। थैंक यू गाइस।